मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर देश को जानकारी दी कि देश से नक्सलवाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 31 मार्च 2026 तक यह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था और इसी जानकारी को सदन में अपने दिए 1.5 घंटे के भाषण में अमित शाह जी ने जानकारी के रूप में पेश किया। सबसे बड़ा सवाल आज के सेशन में यही कि आफ्टर ऑल ये नक्सलवाद वाकई में खत्म हुआ है या नहीं हुआ। और जो लोग ये जानते ही नहीं हैं कि ये नक्सलवाद क्या है, तो आज मैं उनको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा कि नक्सलवाद की कहानी कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची। वर्ष 2011 में देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती समझा जाने वाला नक्सलवाद असल में शुरू कैसे हुआ था, रूस का, चाइना का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से माओ की विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सलवाद माओवाद के रूप में भारत तक पहुंचा। आज के सेशन में ये सारी जानकारियां पूरी तरह से इतिहास के साथ डिस्कस की जानी है। यानी कि जिस चर्चा को आज सदन के दौरान सरकार ने बताया, वो वही चर्चा है जिसके चलते देश ने ना जाने कितने सैनिकों को, कितने अर्धसैनिक बलों के सिपाहियों को, जवानों को, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया। आपने बहुत बार ऐसी खबरें नक्सल प्रभावित उन क्षेत्रों से सुनी होंगी जहां ना जाने कितने ही भारत के जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं और सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके लोगों को, उनके अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को, देश के प्रहरियों को यहां पर नुकसान होते आपने देखा होगा। आपने कुछ इस तरह की खबरें देखी होंगी कि 10 जवान मारे गए, 16 जवान मारे गए, जवान के अटैक 2 जवान मारे गए। इस तरह की जो खबरें आप पहले सुना करते थे, अब शायद वो आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। ऐसा अमित शाह जी के द्वारा सदन को जानकारी के दौरान जानकारी दी गई कि इंडिया इज फ्री ऑफ नक्सल वायलेंस। तो ये नक्सल कैसे शुरू हुआ? अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और दूं कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बाहर यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से या फिर चाइना से, म्यांमार से देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए कई बार प्रयास किए जाते रहते हैं। तो ये सब जो देश के बाहर से आते हैं, ये बाहरी आतंकवाद हैं या बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं। लेकिन देश की सीमा के भीतर रह करके देश को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े खतरे हैं, उनमें नक्सलवाद सबसे टॉप पर माना गया कि मतलब ये देश की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ थी। देश के लगभग 200 जिले इससे प्रभावित किसी समय पर रहे, जिसे आज आप खत्म होते हुए सुन रहे हैं। तो सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन इसकी शुरुआत करने वाले लोग थे, किस तरह से चाइना की नीतियों से वो प्रभावित थे और धीरे धीरे देश विरोधी ताकतों ने उन्हें फंड करके देश की व्यवस्थाओं को किस तरह से चुनौती दी, उसका सारा जिक्र आज के सत्र में करेंगे। उससे पहले एक जानकारी दे देते हैं, और जानकारी ये कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भी एक अपना वेबसाइट पेज हो और वो आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनाया जा सकता है, तो इस रविवार मिलिए हमारे साथ हमारी वेबिनार में। वाइब कोडिंग के माध्यम से वेबसाइट बनाना सिखाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। वहां जाकर के कम्युनिटी जो है उसे जाकर ज्वाइन कर लें, उसमें अपनी डिटेल्स भर दें और भर करके आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में आपको सारी जानकारियां पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 मार्च को देश को नक्सल मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा था, वो पूरी व्यवस्था जो है वो सूचित करेंगे बाद में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है। लोकसभा के अंदर अपनी जानकारी देते समय अमित शाह जी ने ये सारी जानकारी रखी। आइए फिलहाल थोड़ा सा माओवाद और नक्सलवाद का बेसिक समझते हैं। बात कही जाती है 19वीं सदी की, जब जर्मनी के एक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के सामने एक विचार रखा, और वो विचार ये था कि जिस तरह से पूंजीपति लोग, पूंजीवादी लोग, जिनके हाथ में सत्ता का केंद्र है, जिनके हाथ में संसाधन कंट्रोल में है, उन पूंजीवादियों को, उन पूंजीपतियों को आने वाले समय में जो चुनौती देगा वो होगा सर्वहारा वर्ग। यानी एक ऐसा वर्ग जो इन कंपनियों में काम करता है, इन फैक्ट्रियों में काम करता है, किसान है, मजदूर है, आने वाले समय में बोले इन सबसे सत्ता छीन लेगा एक साधारण व्यक्ति। क्योंकि ये जो सब पावरफुल लोग हो रखे हैं, इन्होंने दमन की नीति अपना रखी है, लोगों को दबाने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हुए हैं।
इसी के चलते गरीबों के सामने या फिर सर्वहारा वर्ग के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया कार्ल मार्क्स ने। जर्मन दार्शनिक थे, लेकिन इनकी बातों से प्रभावित सबसे ज्यादा रूसी लोग हुए। 1917 में रूस के अंदर एक क्रांति होती है। व्लादिमीर लेनिन इनकी बातों से प्रभावित होकर के ये सब काम करते हैं और वो लेनिन ने रूसी के राजा निकोलस द्वितीय को हटाकर देश पर कंट्रोल कर लिया और वो धीरे धीरे सर्वहारा के मसीहा बनकर आ गए। ये जो सर्वहारा यानी कि आम जनता, किसान, मजदूर या फिर जो भी लेबर है, उन सबके लिए ये दिमाग में विचार देना कि आप पूंजीवादियों की जगह ले सकते हैं, आप सत्ता का केंद्र हो सकते हैं, आप सत्ता चला सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण बनकर आया रूस। उस समय ये सोवियत रूस हुआ करता था और चाइना में इसी विचारधारा के साथ जुड़े माओ त्सुंग, जिन्हें आप माओ कहते हैं, वो यहां पर जब ये जुड़ करके आए तो इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को चाइना के अंदर जमींदारों के खिलाफ क्रांति के रूप में यूज किया कि जो चाइना के अंदर जमींदार थे उनके खिलाफ जो वहां काम करने वाले किसान हैं वो खड़े हों और खड़े होकर के अगर बलपूर्वक भी कि जमींदार का विरोध करना पड़े तो वो करें। एक प्रकार से फैक्ट्री के अंदर मालिक लोग बैठे हैं, राजशाही है या टॉप में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ आम जन का विद्रोह लेनिन के नेतृत्व में हुआ और जो जमींदार हैं या खेत पर कंट्रोल करने वाले, जो जमीनों पर कंट्रोल करने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके खिलाफ किसानों का एक चेहरा बना करके माओ ने कि भैया तुम जाकर के जमींदार से जमीन ले सकते हो और अपने कब्जे में उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके रूप में माओ निकल कर आए। लगभग दोनों एक ही विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। माओ थोड़े एक्सट्रीम थे, मतलब इन्हें एक्सट्रीमिज्म था कि अगर कोई जमींदार आपकी बात नहीं मान रहा है तो फिर वेपन उठा करके भी उसके खिलाफ जंग की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, ये दो विचार हुए। अब इन्हीं विचारों का भारत में आगमन होता है। बात है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। असल में यही सर्वहारा वर्ग का शासन साम्यवाद कहलाया और यही साम्यवाद जिसे आप कम्युनिस्ट कहते हैं, इस कम्युनिस्ट काम की जो शुरुआत है वो रूस से हुई 1917 के अंदर लेनिन की क्रांति से और इधर चाइना के अंदर माओ की क्रांति से। ऐसे में भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होता है क्योंकि इस विचारधारा का सोवियत रूस पूरी दुनिया में प्रसार करना चाहता है। उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, दौर था 1925 का। भारत में स्थापित होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका उद्देश्य है इस तरह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज पूंजीपति थे, देश में शासन करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो कंपनी के खिलाफ एक तरह से यह पार्टी होनी चाहिए थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रूस पर जर्मनी ने हमला किया तो जर्मनी के हमले के विरोध में रूस ने अंग्रेजों से मदद मांगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलना शुरू हुआ था। ऐसे में देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, क्योंकि उधर रूस का साथ ब्रिटेन दे रहा था। तो यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आकर खड़ी हो गई थी। ऐसा आरोप लगता है कि इस पार्टी ने विदेशों की जो सोच है उसको प्राथमिकता दी, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता नहीं दी। देश के अंदर जो सीपीआई का जो कंसेप्ट था, या कहा जाए कि देश के अंदर जो साम्यवादी पार्टियों का कंसेप्ट था, वो धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर लिया। कांग्रेस भी उन्हीं लोगों की बातें करने लगी जो समाज के अंदर दबे हुए हैं, वंचित हैं, गरीब हैं। तो एक तरीके से सीपीआई का जो थीम या मोटो वाक्य है उस पर कांग्रेस काम करने जब से लगी, तब से देश में सीपीआई खड़ी नहीं हो पाई। ये देश की आजादी की बात है, लेकिन उससे पहले जो भी रहा वो जानकारी मैंने आपको यहां पर दी। अच्छा, अब सवाल है फिर ये सीपीआई, सीपीआईएम या सीपीआईएम एमएल माओवादी ये है क्या, कहां से शुरू हुआ? तो देश आजाद हो जाता है। 1960 के अंदर सोवियत रूस और चीन के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर मतभेद हो जाता है कि भाई हमारी विचारधारा अच्छी है कि चाइना वालों की अच्छी है। दोनों अलग अलग मतभेद में हो जाते हैं। यह मतभेद हमारे देश तक भी पहुंचता है। 1964 में हमारी जो सीपीआई है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहलाती है और दूसरी माओ के साथ सीपीआईएम कहलाती है, यानी कि माओवाद की पार्टी, जिसमें कुछ युवा जोशीले नेताओं का शामिल होना शामिल था, जो आतंक को या फिर बंदूक के दम पर या मतलब ताकत के दम पर सत्ता को बदलना और जमींदारों के खिलाफ एक्शन लेना जानते थे। अब ये वो दो चेहरे थे जो इस काम को लीड कर रहे थे। देश के अंदर यहां शुरुआत कहां से हुई, अब इसके अंदर ये नक्सलवाद कैसे बना, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास है ये नक्सल से कैसे जोड़ा गया, अब उसको जानते हैं। असल में 1918 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर एक जमींदार परिवार था जिसमें चारू मजूमदार नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ, लेकिन वो बचपन से ही जमींदारों से नफरत करता था।
1939 से 1939 में उन्होंने सीपीआई ज्वाइन किया और 1946 में वो तिभागा आंदोलन से जुड़े, जिसमें बटाईदार किसानों को फसल का ज्यादा हिस्सा दिलाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। 1950 में वो जेल गए। वहां उनकी मुलाकात कानू सान्याल नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों के बीच की जो मुलाकात थी, दोनों के बीच में जो मुलाकात के बाद बात निकल कर आई, वो उसे क्रांति के रूप में बदलना चाहते थे। आदिवासियों को उनके हित दिलाने के लिए कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक होना चाहिए, इस बात को लेकर के जेल से निकलकर उन्होंने आंदोलन का रुख किया। अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जो आसाम से जुड़ता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ ही यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दार्जिलिंग नामक जगह पर एक गांव है नक्सलवाड़ी। तो नक्सलवाड़ी गांव के अंदर कुछ एक ऐसी घटना घटी, जिस घटना के चलते इस पूरे आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाने लगा।